Hello everyone, class 10 students. Today we are going to start chapter number 1 of your chemistry, chemical reactions and equations. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी डेली लाइफ की, जहाँ पर कुछ चीज़ों को होता हुआ हम ऑब्जर्व करते हैं. लाइक मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. तो आप अगर फ्रिज में नहीं रख रहे मिल्क को तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया. एंड आयरन तवा पैन नेल अगर आपने एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया खुले में, उसका क्या रिज़ल्ट निकला. ग्रेप्स जब फर्मेंट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जब खाना बन जाता है आफ्टर कुकिंग एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, उसके बाद एंड व्हेन वी रिस्पायर, इसके बाद. ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो डेली लाइफ में हम फेस करते हैं. तो यहाँ हम बात करेंगे इन सभी एग्जाम्पल्स में जो चेंजेस हुए हैं, दे आर नॉट रिवर्सिबल. तो दिस इज़ नोन एज रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. हमने क्या ऑब्जर्व किया, दूध भी खराब हो गया है ना. फिर देखिए फिर से ग्रेप्स फर्मेंट होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए. कुक्ड फूड को हम वापस इनिशियल स्टेज पे रिवर्स नहीं कर सकते. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. डाइजेस्ट होने के बाद फिर से वो खाना अपने रॉ साइज में नहीं आ सकता. व्हेन वी रिस्पायर दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी इज रिलीज्ड. सो हियर कहने का मतलब क्या है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वन. तो इसे हम कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन. सिंपल लैंग्वेज में समझिए. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन. तो अगर हम एक एक्टिविटी कर लें तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. Now in this we are burning a magnesium ribbon. बर्न करने के पहले उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से. क्यों किया जाता है बेटा समझिए, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन नहीं करोगे, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा इन द बर्निंग प्रोसेस. तो सबसे पहले क्लीन करके फिर आपने उसको जब स्पिरिट लैम्प से बर्न करना है तो वाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस होगी, उसको आपने कलेक्ट करना है. देन जो जिस डैजलिंग लाइट वाइट फ्लेम के साथ जलेगी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है. मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो ऐश है प्रोड्यूस हुई है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर्ड पाउडर. ओके, तो दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. एक एक्टिविटी आपकी ये हो गई. नो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now here it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. We get magnesium oxide just because there is a reaction between magnesium and oxygen which is present in the air. तो एक केमिकल रिएक्शन हमने इस एक्टिविटी के थ्रू देखा. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, लेड नाइट्रेट लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में. देन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 व्हेन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो आप देखोगे वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे सम डिस्प्लेसमेंट्स आर देयर. इन एक्टिविटी 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स. जैसे आपने कॉनिकल फ्लास्क देख रहे हो, यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं हमने. किस में डिप किए हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में. और जो गैस रिलीज हो रही है, गैस ट्यूब से निकल रही है जो गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस. और इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के साथ साथ अगर हम देखते हैं फ्लास्क को, तो वो भी बहुत गर्म हो गया.
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो एग्जाम में आपको बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें वाटर मिक्स है। और ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम एसिड वाटर में ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं डाइल्यूट करने के लिए, ना कि वाटर को ऐड करते हैं एसिड में, क्योंकि अगर हम वाटर को ऐड करेंगे डायरेक्टली एसिड में तो ब्लास्ट हो सकता है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन 3 एक्टिविटीज़ में वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला तो क्या, चेंज इन स्टेट, लिक्विड स्टेट में था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स जो थे वो सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन गैस आई, देयर इज चेंज इन स्टेट, प्रोडक्ट की स्टेट में चेंज है। नाउ चेंज इन कलर ऑल्सो, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। मैग्नीशियम रिबन के केस में भी आपने देखा चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो आप कॉनिकल फ्लास्क में ये रिएक्शन कर रहे हो, कॉनिकल फ्लास्क रिएक्शन करने से पहले कैसी थी, कूल, लेकिन करने के बाद इट बिकम्स हॉट, इट मीन्स देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो हम उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, यानी सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को। तो जब हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, तो बेटा उनको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। तो जब हम केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज़ आपने पढ़ी अभी कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा है ना ये, तो ईजीनेस के लिए हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस को, केमिकल रिएक्शन जो पूरा हमने लिखा है इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं सिंपलेस्ट वे में, तो हम इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। व्हाट वी कॉल दिस, word equation. What is word equation? It is the symbolic representation of chemical reaction. Now to understand this word equation, look here, the substances that undergo chemical change in the reaction. For example, जो आपको सामने रिएक्शन दिखाई दे रहा है इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंसेस रिएक्शन में, तो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ओके, और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो वर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, ये चेंज शो करती है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन, देन जो एरोज हैं बीच में वो हमें डायरेक्शन बताते हैं प्रोडक्ट्स की। नाउ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS याद रखिए, प्लस का साइन होता है बिकॉज दे हैव टू रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्शन होना है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, और प्लस साइन होता है वहाँ पे बिटवीन देम। ओके, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो प्लस साइन होगा, सिंगल प्रोडक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एरो हेड पॉइंट करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। ओके, और डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, देखिए यहाँ पे, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? तो इससे भी वर्ड इक्वेशन से भी सिंपल है केमिकल इक्वेशन को लिखना, वो है सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। यहाँ हमने मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल लिखा Mg, ऑक्सीजन की जगह O2, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे MgO। तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। पीछे हमने पढ़ी वर्ड इक्वेशन, ये है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इक्वेशन हमारी जो है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो ये कौन सा लॉ है बेटा?
दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है, 9th क्लास को याद कीजिए, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन दे शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, तो दूसरे शब्दों में हम कहें, अंडरलाइन करो इसे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ समझिए कि जो भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम सेम रहने वाले हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड में भी और प्रोडक्ट्स वाली साइड में भी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं साइंस में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसी को हम अगर इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन में लिखें, केमिकल इक्वेशन में, तो जिंक की जगह हम लिखेंगे इसका सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। बेटा इनको पढ़ना आपको आना चाहिए सिंबल्स को, क्योंकि अगर आपको पढ़ने की हैबिट है तभी आपको आइडेंटिफिकेशन होगी, और आइडेंटिफिकेशन होगी तभी आप वर्ड इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर स्केलेटल इक्वेशन में। ये आपको एग्जाम्स में भी आता है। नाउ यहाँ देखिए, ये जो आपको इक्वेशन दी है, हमने इसको बैलेंस करना हो अगर, तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। इसका मतलब क्या हुआ, एरो की दोनों तरफ आपने एग्जामिन करना है कि एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एलिमेंट्स लिख लिए फर्स्ट कॉलम में, जिंक, हाइड्रोजन, ओके, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स LHS यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं, जिंक का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट्स में हैं, वहाँ देखिए जिंक के कितने हैं, अगेन 1, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो इसको हम बोलेंगे, कैसी इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आती है तो अगर आप इस तरीके से देखोगे कि नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के बोथ द साइड्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम है, तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम एक और इक्वेशन देखते हैं। देखिए, आयरन प्लस वाटर इट गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी LHS साइड है रिएक्टेंट वाली, वहाँ पे आयरन का 1 एटम है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है। ओके, अगेन हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन फिर बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बेटा हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जो भी आपके पास इक्वेशन है उसके चारों तरफ आपने बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। स्टेप 2 में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में आपने पहले फर्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर लगा लीजिए फॉर्मूलाज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकंड में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे कि LHS साइड पे कितने हैं और RHS यानी प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं सेम एलिमेंट के, लिख लिया। स्टेप 3 में इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब जब आपने बैलेंस करना शुरू करना है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, कौन से एलिमेंट को, जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं बताइए, यस ऑक्सीजन के 4, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4, इसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, जैसे मैंने बताया आपको नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं इसके, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS आर ओनली 1 ऑन द LHS, है ना। फिर से मैं इक्वेशन दिखाती हूँ, देखिए 4 है ना ऑक्सीजन के यहाँ पे, और रिएक्टेंट वाली साइड में तो ऑक्सीजन के सिर्फ 1 है। तो क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन के हमने देखिए इनिशियल कितने थे 1, प्रोडक्ट में 4 हैं, तो हम रिएक्टेंट्स वाली साइड में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे हम उसको। देन उसके बाद टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स
इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैनॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया है तो हम कोएफिशिएंट यानी उसके आगे लगाएंगे 4 एंड नॉट कि उसके नीचे लगा दिया 4, H2O4 बना दिया। एज अ कोएफिशिएंट आगे लगाना है हमने 4H2O। कोई बात नहीं, अगर हाइड्रोजन के एटम्स गड़बड़ होते हैं कोई चक्कर नहीं है, स्टेप वाइज चलेंगे, सब बैलेंस होगा। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स Fe प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अब आप देखिए हाइड्रोजन की गड़बड़ है दोनों साइड पे, है ना, और आयरन को भी करना है हमने। तो स्टेप 4 क्या है? आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, हमें पता है। नाउ पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब फिर हम ज़्यादा वाला लेंगे, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि उसके पास ज़्यादा एटम है। तो हमने उसको इक्वलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के एटम लिख लिए यहाँ पर कि इनिशियल तो हमारे पास इतने हैं और प्रोडक्ट में इतने हैं, तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट वाली साइड में बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारी इक्वेशन इस तरह बन गई। ओके, H2 हमारे पास था, हमने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गए। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन में रिएक्टेंट वाली साइड में भी हाइड्रोजन बैलेंस है और प्रोडक्ट वाली साइड में भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास रह गया लास्ट में आयरन। इसके लिए स्टेप 5 में देखिए आयरन का भी हमने सेम जैसे ऊपर लिखा था बॉक्स में, इनिशियल लिख लिए कितने हैं, 1 है स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट्स में 3 हैं, तो हमने रिएक्टेंट्स वाली साइड में 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3Fe आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर आपने चेक करना है, आपको चेक करना भी आना चाहिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स एलिमेंट्स के बैलेंस हैं कि नहीं। वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। काउंट कर लीजिए, देखिए आपकी इस इक्वेशन को मैं आपको दिखा रही हूँ, फोकस इस पे कीजिए। आयरन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड में, देन 3 आर इन प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन के देख लीजिए यहाँ पे 4 2 8, प्रोडक्ट वाली साइड में भी उतने ही हैं। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, प्रोडक्ट वाली साइड में भी 4 हैं। नाउ द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Okay? तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? हिट एंड ट्रायल। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मेरी वीडियो को सुन लीजिए और मेरे साथ साथ बैलेंसिंग कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। स्टेप 7 में देखिए राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब आपने फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स लिखने हैं, अभी हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई। आयरन सॉलिड स्टेट में है तो छोटा सा S लिखेंगे, जो प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में तो स्मॉल g लिखेंगे। जिस स्टेट में हमको जो चीज़ मिल रही है हम उसका सिंबल लगाएंगे। The gaseous, liquid, aqueous or solid states of reactants and products are represented by the notation small g, small l. Aqueous है, liquid form में है तो AQ and solid है तो small s respectively. The word aqueous AQ is written if the reactant or product is present in solution in water. Okay? अगर water का solution है उसमें तो हम AQ symbol use करेंगे। अब यहाँ पर नोट कीजिए आप that the symbol of small g is used with H2O, है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन में बेटा H2O के साथ स्मॉल g यूज़ हो रहा है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे L क्यों नहीं, ये तो वाटर है। तो अगर वाटर के साथ स्मॉल g लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है वाटर की? स्टीम वाली फॉर्म, वेपर वाली फॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा इसमें। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ओके, तो वैसे तो ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा ही लिखें ऐसे, लेकिन अगर हम इस केस में देखिए अगर हमने स्पेसिफिकली बताना है किसी को तो यहाँ वाटर की स्टेट अगर हम नहीं लिखेंगे जी तो कोई लिक्विड समझेगा, तो स्पेसिफाई करने के लिए हमको मेंशन करना ज़रूरी है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रहा है पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर तो वो हमें लिखेंगे, किसी प्रेशर पर्टिकुलर प्रेशर में ये रिएक्शन हो रहा है तब हम एरो के ऊपर लिखेंगे।
अब हम सिंपल सा देखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो हमने वहाँ लिख लिया। और कहाँ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, वो भी हमने एरो के नीचे लिख दिया। तो ये जो स्टेप्स हैं ना, ये बहुत इजी स्टेप हैं। ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये सारी जो एक्सरसाइज है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है। आप वीडियो में सुनो ध्यान से। फिर बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस अब यहाँ पर आपको वर्ड इक्वेशंस दी हैं। पहले आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी सिंबल्स लिखने हैं उसके, फिर बैलेंस करना है उसे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1.2, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे हमें। ओके, और जब टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, टू सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, तो बेटा उस केस में क्या होता है, जो उनके बॉन्ड्स हैं बीच में वो ब्रेकअप होते हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो आपके एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, एक्टिविटी आपको समझाने के लिए ये बनाई हुई है। इसमें फॉर्मेशन हो रही है स्लेक्ट लाइम की। स्लेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH2। इसमें रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का विद वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है क्विक लाइम, इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया। ठीक है, जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो फिर क्या होने वाला है, वाटर स्लेक्ट लाइम तो बनेगी, ठीक है, जिसको आप लाइम वाटर भी कहते हो, लेकिन इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। अगर आप उस कंटेनर को, उस ग्लास को, बीकर को हाथ लगाओगे तो आपको वो गर्म फील होगा। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ है बेटा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये इसकी स्केलेटल इक्वेशन है। क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product that is known as calcium hydroxide. And what is the formula of slaked lime? Calcium hydroxide. Notes बना लीजिए. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Underline this. This is the definition. पहले भी मैंने बताया, ऐसे रिएक्शंस जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब रिएक्ट करते हैं वो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। डू यू नो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्लेक्ट लाइम यानी CaOH2 का सॉल्यूशन है जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ 1.13 में। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, लाइम वाटर को, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉशिंग में, सफ़ेदी का काम होता है जब वहाँ पे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है जब वाइट वॉश हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर एक न्यू चीज़ बनती है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आपने वो पपड़ियाँ सी देखी होंगी सफ़ेदी के बाद, हार्ड हो जाती है ये और ज़्यादा वाइट कलर निकल आता है इसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, वाइट वॉशिंग के आफ्टर 2 और 3 डेज में ये बनती है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। It is interesting to note that the chemical formula of the marble is also CaCO3. ओके, मार्बल का क्या फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं हम मार्बल। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना। सिंपल लैंग्वेज में हम फिर से यही चीज़ बार बार कहेंगे कि 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने में, दिस इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शंस की अगर हम बात करें, रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उनको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडीज़ में हम लोग प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? येस, दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, है ना। हमें सबको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम वेयर? फूड।
तो जब डाइजेशन होता है फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो यही सारे एग्जांपल्स जो राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जब डाइजेशन में चेंज हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में, यहाँ जहाँ सेलुलर रिप्रोडक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पर ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, स्पेसिफिक नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन का नाम देते हैं हम इस प्रोसेस को। तो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा भी है चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ग्लूकोज, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। येस, respiration is a combination reaction and energy is released, that is why it is also an exothermic reaction. Respiration is both combination and exothermic reaction. Clear? Now third देखिए, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. Yes, जो डिकम्पोजिशन हो रही है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा याद रखोगे, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है जब मैन्योर की फॉर्मेशन होती है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने 1.1 में किया था। वहाँ एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, देन इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम इसका है डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पे डिकम्पोज हो रहे हैं सब्सटेंसेस। तो सिंगल जो है आपके पास सब्सटेंस, दैट इज़ गोइंग टू बिकम इनटू पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिकम्पोज होना है इसने। तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज़ नीडेड, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज endothermic reaction. So decomposition reactions are endothermic in nature. Okay, तो ये देखिए आप फेरस सल्फेट का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो बेटा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होगा, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, और जो आपका फेरिक ऑक्साइड जिसको आप रस्ट बोलते हो वो प्रोड्यूस होगा। ओके, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट जो फेरस सल्फेट है वो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की, यानी यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7 है नंबर उसका, 7H2O। तो इफ़ इट लूजेस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ऑब्वियस है जब हम हीट करेंगे तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड बनेगा आपके पास और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, जबकि वो दोनों गैसेस हैं, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। इसका भी आपको नीचे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। पहले भी बता चुकी हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं और ये बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक काम दिया है, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्विकलाइम यूज़ होता है, लिख लीजिए। नाउ व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीटिंग में से, तो इट इज़ नोन एज, हीट यूज़ हो रही है ना बेटा, हीट रिक्वायर हो रही है, तो दिस इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप्स हैं। व्हेन हीट इज़ नीडेड देन इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये आपको एग्जाम्पल्स, ये रिएक्शंस एग्जाम्पल्स में देनी होंगी। अब नेक्स्ट देखिए, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं ये ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। जब रिएक्शन होता है किसके बीच में, देखिए लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और जो गैसेस रिलीज होती हैं उसके साथ दे आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो लेड नाइट्रेट ने जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास आया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके,
So let us perform some more decomposition reaction as given in activities 1.7 and 1.8. देखिए किस तरह से ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन बताइए यहाँ पे। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन आएगा यहाँ पर। वाटर इज ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन, अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, पहले सिंगल सब्सटेंस है दैट इज सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड फॉर्म में। जब हमने इसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया, ग्रे कलर का हो गया और डिकम्पोज हो गया। ये कैसे डिकम्पोज हो गया, क्लोरीन गैस जो है वो स्केप हो गई और हमारे पास क्या रह गया, सिल्वर। ओके, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। यहाँ पर हम अगेन सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है, तो इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ओके, तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इनका नाम भी हमने रख दिया। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड नीडेड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब आपको कोई पूछे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का नेचर कैसा होता है, तो दैट इज़ एंडोथर्मिक। और पूछे वाई, क्यों होता है, बिकॉज दे नीड एनर्जी, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आराम से आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप हमने समझनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपने देखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप किया है थ्रेड की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में, तो आफ्टर द रिएक्शन आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर आपको डिस्प्लेस हुआ मिलेगा बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके, यहाँ देखिए इनिशियल स्टेज देखिए आयरन की और कॉपर सल्फेट के बाद देखिए, है ना। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ओके, नाउ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आयरन इज मोर रिएक्टिव व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब हमने नेल को डाला था उसके बीच में क्या रिएक्शन हुआ, आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड प्लस कॉपर सॉलिड अलग हो गया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। ओके, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है, तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम भी सामने आ रहा है बिकॉज प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बेटा, सल्फेट आयंस और क्लोरीन आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं डिस्प्लेस, तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ आपको लिखनी होती है एग्जाम्स में, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए बार बार। Now what causes this? The white precipitate है barium sulfate के, they are formed by the reaction of sulfate and barium ions. Then the other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions, ये definition है double displacement की, underline this, an exchange of ions between the reactants, they are called double displacement reactions. Okay,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. वेरी सिंपल. यहाँ पे हम ले रहे हैं चाइना डिश में कॉपर पाउडर. ठीक है, अब जब हम इसको बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा. देखिए क्या बनता है. द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर. ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड हियर. देखिए इस रिएक्शन को. इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल तो क्या होने वाला है. ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब एक बात समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑक्सीजन के साथ एडिशन होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और अगर दोनों ही चीज़ें हों साइमल्टेनियसली तो दैट इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. Okay, so if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. So gain of oxygen is known as oxidation and removal of oxygen is known as reduction. Now, during this reaction, आपने देखा ना, copper oxide is losing oxygen and being reduced. Hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other get reduced. दोनों एक ही सेम reactions में हो रहे हैं, तो such type of reactions are known as redox reactions. Okay, और भी examples हैं इसके. सारे examples की आपने practice करनी है. Now आप देखोगे कि if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized, and if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो आपकी नेक्स्ट है 1.3. हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ? कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स को एवरीडे लाइफ में? येस, करोजन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, है ना. जब हम लोहे की चीज़ें खरीदते हैं तो कितनी शाइनिंग होती है, उनमें चमकते हैं वो. लेकिन हम अगर उनको ऐसे ही छोड़ दें तो आप थोड़े दिनों के बाद देखोगे वो डल हो जाते हैं, है ना. उनके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर या कुछ पेंट किया होता है. दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. आप क्या देखोगे कि अगर आप आयरन आर्टिकल्स को एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में ऐसे ही छोड़ दोगे तो रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है बेटा. दैट इज़ नोन एज रस्ट. दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस. केमिकल रिएक्शन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ iron. Some other metals also get tarnished in this matter. Have you noticed the color of the coating from copper? अगर किसी के घर में कॉपर का मग है, जग है, सिल्वर का है, तो आप देखो वहाँ पर अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, when a metal is attacked by substances around it such as moisture के साथ अटैक करेगा या एसिड्स के साथ, तो it is said to be corrode and this process is known as corrosion. तो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है सिल्वर के केस में और ग्रीन कलर की कोटिंग होती है कॉपर के केस में अगर वो करोडेड होते हैं. तो इफ़ दे आर रिएक्ट विद water or air. तो corrosion cause damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all the objects made of metals. और इस corrosion को रोकने के लिए हम लोग आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाते हैं जिसको हम गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं. ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा. कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर. बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो इस डैमेज आयरन को रिप्लेस करने पे लगता है. चैप्टर 3 में आप फिर से पढ़ोगे कोरोजन के बारे में. लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी. हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? गर्मियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप फैट ऑयल वाली चीज़ें खुले में रख दोगे, बाद में इसको खाने की कोशिश करोगे तो आपको गंदा सा टेस्ट आएगा, गंदी सी स्मेल आएगी. व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो गए हैं, वो दे बिकम रेंसिड यानी कुरकुरे नहीं रहे. एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो चेंज. यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. जैसे कि आपका चिप्स का पैकेट, उसमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है ताकि वो एयर के साथ उनकी कोई रिएक्शन ना हो सके और वो हमें बिल्कुल कड़क फॉर्म में मिले चिप्स, है ना. बच्चों को बहुत पसंद है. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स में रखो अगर आपको ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए. डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. This is your chapter. I hope आप लोगों ने बहुत enjoy किया होगा. ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.